हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स, ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स हम पढ़े और हमारा चल रहा है सैम्पल पेपर, ठीक है। सैम्पल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो भी उत्तराखंड बोर्ड यानी कि यूके बोर्ड के सैम्पल पेपर को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं 2024 के, ठीक है। तो हमारा, ठीक है, पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। यूके बोर्ड का जो हमारा पैटर्न है मैथ्स में, ठीक है, मैथ में क्वेश्चन क्या आते हैं 27, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं 27 आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 27, 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है, 1 मार्क्स के, ठीक है। 10 से लेकर 16 तक ये कितने होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के, ठीक है। 17 से लेकर 21 कितने होते हैं 3 मार्क्स के होते हैं, वो सॉरी 4 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के 4 मार्क्स के, ये 4 है, ठीक है। और 22 से 27 ये होते हैं हमारे 5 मार्क्स के, ठीक है, 5 मार्क्स, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाले ये हमारा कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 2 मार्क्स वाले कंप्लीट हो चुके हैं, 4 मार्क्स वाले भी हमारे क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे 20, एक्चुअली 22 क्वेश्चन, ये जो इसका 22 क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 22 क्वेश्चन भी हमने पिछली वीडियो में कर लिया था जो 5 मार्क्स वाला था। तो आज हम 23 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे 23 से, ठीक है। ये सारे वीडियोज़ की आपको लिंक कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज से 23 क्वेश्चन से, ठीक है। और आज ये सैम्पल पेपर हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है, एक वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। उसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत काम आएगी, ठीक है, बहुत काम आएगी अगर आप 10th में हैं तो, ठीक है। 10th में आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो बहुत काम आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 23 क्वेश्चन से, ठीक है। 23rd क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सर्कल के एकदम उसको टच करते हुए वो क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, ठीक है। उसके जस्ट बाहर क्या बना है उसके टच करते हुए, ठीक है। तो प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। फिगर आप यही देख लीजिए, दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं, साफ साफ इसमें दिख ही रहा है, ठीक है? कोई अलग से बनाने की इसमें जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम सीधे करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं गिवन, गिवन क्या दिया, गिवन दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी डी क्या है क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। गिवन सिर्फ वही नहीं होता जो क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है। गिवन जो भी आपको फिगर से जो भी दिख रहा है, आपको जो भी दिख के पता चल रहा है वो सब क्या है हमारा गिवन है, ठीक है। तो यानी कि चारों साइड ये देखिएगा ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सर्कल को टच करते हुए जा रही है, क्या जा रही है सर्कल को टच करते हुए जा रही है, यानी कि चारों क्या है टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए आर टेंजेंट्स, आर टेंजेंट्स, क्या है ये सब टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट्स, ठीक है। अब टेंजेंट्स है, अब टेंजेंट्स के लिए आपको अगर थ्योरम में एक चीज़ पता है, ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि खाली ऐसे बोलते जाऊँ, ठीक है। एक समझाना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है पी, ठीक है, इस पी से मैं इसी पी पॉइंट से दो टेंजेंट इस सर्कल में फेंक रहा हूँ, ठीक है। इन दो टेंजेंट क्या फेंक रहा हूँ, दो टेंजेंट इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, फेंक रहा हूँ या डाल रहा हूँ एक ही बात है। जैसे पी ए और पी बी, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बराबर होगी। और डिस्टेंस हम कहाँ तक नापते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक नापते हैं, ये नहीं कि यहाँ तक ये यहाँ तक चली गई और ये बस यहीं पर तक है तो आप कह रहे हो कि ये छोटी है ये बड़ी है, ठीक, ऐसा नहीं। डिस्टेंस हम कहाँ तक नापेंगे, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर वो सर्कल को टच कर रहे हैं, तो यानी कि पी ए, ये तो पी ए बराबर होगा इसके पी बी को होगा, ठीक है। हमेशा अगर कभी भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट डालें सर्कल में तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है, आपको ये याद होनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो आप लास्ट में मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, उसमें आप बताऊंगा कुछ, ठीक है, खास बात। अब देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जरा फिगर देखिए, चलो फिगर एक बार बना ही लेते हैं यार, बिना बनाए तो मज़ा आएगा ही नहीं, ठीक है। बिना बताए बिना फिगर बनाए तो क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके अंदर है हमारे पास सर्कल, ठीक है, अंदर क्या है सर्कल, ठीक है। नाम देखते हैं इसके, नाम देखना जरा,
नाम क्या लिखा हुआ है ABCD, ठीक है ABCD नाम है, और PQRS जो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको PQRS लिखा हुआ है, और कोनों के नाम है ABCD ABC और D, ठीक है। और कोनों जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका नाम क्या लिखा है PQRS, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हमें, अच्छा टू प्रूव दैट, पहले टू प्रूव दैट भी तो लिखना पड़ेगा ना कि हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट। तो टू प्रूव दैट क्या करना है हमें, ये प्रूव करना है AB, ठीक है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस AC, वो AD प्लस BC, ठीक है AD प्लस BC, यानी कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को कि आखिर प्रूव हम करेंगे कैसे इसको। तो प्रूव करते हैं, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ए, जहाँ पर ए पॉइंट दिख रहा है ए, ये हमारे क्या है, सर्कल से बाहर है, और यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो ए एस और ये ए पी। सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक देखेंगे, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए एस और ए पी, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ए एस और ए पी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, किसी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हमारे जाते हैं तो वो टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए एस इक्वल टू कितना होगा, ए पी, ए एस इक्वल टू कितना होगा, ए पी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर, तो हमें फिगर को देख के पता चल रहा है कि ए एस इज इक्वल टू कितना होगा, ए पी होगा, ए एस इक्वल टू कितना होगा, ए पी। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेम यहाँ बी के लिए भी देखिए, बी के लिए भी देखिए, तो बी से भी दो टेंजेंट आ रहे हैं, एक तो बी पी और बी क्यू, बी पी और बी क्यू, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्या लिखते हैं, बी पी प्लस बी क्यू लिख लेते हैं, बी क्यू सॉरी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिख लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। नाम लिखने की आगे पीछे लिखने में भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, कोई नाम लिखने में भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। ये हमने क्यों लिखा, ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ए पी और बी पी, ए पी ये है ए पी और ये बी पी, ठीक है। ये एक ही लाइन में आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एक ही लाइन में, ताकि हम ऐड करें इन दोनों को, अगर ऐड करें तो पूरा ए बी बन जाए। तो इसलिए बी पी को मुझे ए पी के साथ ही लिखना था, ए पी अगर मैंने इस साइड लिखा हुआ तो बी पी भी इसी साइड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बी पी को इस साइड लिखा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट से दो टेंजेंट जाते हैं, एक तो सी आर जा रहा है, एक तो सी क्यू जा रहा है, सी आर और सी क्यू, ठीक है। तो सी आर और सी क्यू भी क्या होगा, बराबर होगा। अब सी क्यू कहाँ लिखेंगे, सी क्यू जो लिखेंगे वो बी क्यू के साथ लिखेंगे, बी क्यू जहाँ होगा उसी लाइन में सी क्यू को भी लिखा जाएगा। तो जहाँ पर बी क्यू है वहीं पर क्या आ जाएगा, सी क्यू आ जाएगा, और बाकी जो बचा सी क्यू किसके बराबर है, सी आर के, तो इसको सी आर के साथ लिख देंगे। तो ये बन गया हमारी थर्ड इक्वेशन। अब लास्ट बचा ये डी। अब डी को देखिए, डी से दो टेंजेंट आ रहे हैं, एक तो डी आर है और एक डी एस है, डी आर और डी एस। अब ये डी आर कहाँ लिखेंगे, डी आर लिखेंगे, ये जो सी आर, जहाँ पर सी आर है वहीं उसी की लाइन में इसको डी आर लिखेंगे। तो डी आर यहाँ पर आएगा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एस या एस टी, एक ही बात है, डी एस लिख लेते हैं। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, ये क्या होगी, फोर्थ इक्वेशन। चार इक्वेशन हमारी बन चुकी है, ठीक है, चार इक्वेशन बन चुकी है। अब इन चारों को हमें ऐड करना है, ठीक है, चारों को ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, ठीक है। चारों इक्वेशन को क्या करना है, हमें ऐड करना है, चारों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, ऐड करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। जितनी भी इस साइड वाली, ये इस साइड वाले लिखेंगे, ये एक साथ ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू में इस साइड वाले आ जाएंगे। तो ये आ जाएगी ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, कितना आ जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू, ठीक है, कितना आ जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस इज इक्वल टू, इतना ही है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है, इतना ही है, बिल्कुल ठीक है। अब इस साइड कितना लिखा है, ए पी, ठीक, ए पी, ठीक है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब आप यहाँ देखिए, अब आपको फिगर का काम है, बस फिगर में देखते जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए, एक तो ए एस, यहाँ क्या है, क्या क्या है हमारे पास, ए एस है, ए एस, ठीक है, ए एस और डी एस। तो ए एस प्लस डी एस, यहाँ देखिए ए एस प्लस डी एस, ए एस कहाँ पर है, ये रहा ए एस, ठीक है, ये रहा ए एस और प्लस डी एस। तो ए एस और डी एस इन दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, पूरा ए डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए डी। तो ए एस प्लस डी एस को मिला के क्या बन जाएगा, ए डी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए डी प्लस,
और ये बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, यहाँ देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होगा, ये रहा बी क्यू और ये रहा सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू कितना बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, कितना बन जाएगा, बी सी। ठीक है, तो ए डी प्लस बी सी, तो इस साइड कितना हो गया, ये ए डी प्लस बी सी हो गया, चारों को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बन रहा है, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी। ठीक है, ए पी प्लस बी पी कहाँ है, ठीक है, ए पी प्लस बी पी, ए पी कहाँ पर है, ये रहा ए पी प्लस बी पी। तो ए पी और बी पी को अगर ऐड करें तो ए बी बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, ए बी। और कितना बचा, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, तो सी आर कहाँ पर है, ये रहा सी आर और ये रहा डी आर, तो सी आर और डी आर को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, पूरा सी डी बन जाएगा। ठीक है, सी डी, तो ए बी प्लस सी डी या डी सी, एक ही बात है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको प्रूव करना था वैसा हमने। तो कितना प्रूव करना था, हम ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस सी डी हमने बस ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो इसको हम इधर आगे इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, यानी कि 23 वाला क्वेश्चन। अब बात करेंगे 24th वाला क्वेश्चन। ठीक है, 24th वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें और वाला पार्ट भी है। ठीक है, इसके बाद हम और पार्ट भी करेंगे। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल आपको पता ही होगा, राइट ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, या सिर्फ राइट ट्राइंगल भी कह सकते हैं। ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए बी और सी। ठीक है, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो ये हाइट होती है ना, जिसको हम हाइट कहते हैं, ये हाइट कहते हैं, इसको कहते हैं, इसी का नाम क्या होता है, एल्टीट्यूड। इसको कहते हैं हम एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं इसको, एल्टीट्यूड। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं हम एल्टीट्यूड। ये नीचे जो लाइन होती है इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं बेस। और ये जो तिरछी लाइन होती है, जो टेढ़ी लाइन होती है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं, अब क्या बोल क्या रहा है वो देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल यानी कि ये जो ए सी है, ये क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। बेस से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। बेस से कितना है, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। और इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस हमें दे रखी है, हाइपोटेनियस हमें क्लियर दे रखी है, वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ए सी जो है, ये ए सी लाइन जो है वो क्या है, ए बी से 7 कम है। 7 क्या है, छोटी है, 7 लेस है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ लेट बी सी, लेट ए बी इक्वल टू एक्स मान लिया मैंने, बेस को कितना मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स सेंटीमीटर। तो ए सी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। बेस से 7 कम है कह रहा है ना, तो यानी कि ये जो हमारा एल्टीट्यूड है, ए सी है, ये क्या है, बेस से हमारा 7 कम है। अगर बेस को मैं एक्स बोल दूं तो ये एक्स माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करनी है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यार अब यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो बी सी हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। ए बी हमने एक्स माना हुआ है तो एक्स का स्क्वायर हो गया है। और ए सी कितना आया था, एक्स माइनस 7 आया था, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ये एक्स स्क्वायर हो गया। और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको हम जरा एक बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइड में हमने। ठीक है, हाँ, तो इसमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हमें। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 7 कितना 14 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 2 एक्स स्क्वायर
प्लस -14x प्लस 49, ठीक है, इतना आ गया। इस 169 को उठा के भी उसी साइड क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है, उसी साइड भेजते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 14x, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितना था, +49 माइनस 169, इतना आ गया था, ठीक है। इक्वल टू उस साइड कितना बच गया, 0 बच गया, उस साइड कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो 2x² माइनस 14x, ठीक है। अब 49 माइनस 169 करना है, तो माइनस करते हैं, क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं, छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 9 माइनस 9 कितना होता है, 0 होता है। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है। 1 का कितना बच गया, 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 120 है। तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यानी तीनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीनों को कितना कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गई हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 60 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 7 आ जाए, 60 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 7 आ जाए, सबको पता ही होगा, ठीक है। 12 माइनस 7, 12 5 कितना होता है, 16 होता है। तो 7 को लिखेंगे 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, बाहर से आ गया x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x², अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ माइनस, बाहर क्या है, ये माइनस भी है, बाहर माइनस है, तो ये आ जाएगा -12x और प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। -60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से, अब पहले इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है सिर्फ कॉमन, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं, x कॉमन आ रहा है, अब बच रहा है कितना अंदर, x माइनस 12, कितना बचेगा, x माइनस 12 बच रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5x और -60 में से, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आएगा, +5 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा कितना, x माइनस 12 बचेगा अंदर, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। दो फैक्टर जो आ रहे हैं हमारे पास, क्या क्या आ रहे हैं, एक तो x माइनस 12 आ जाएगा, और एक आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, एक तो 12 आ जाएगी, और x की वैल्यू एक आ जाएगी -5, ठीक है। अब यहाँ देखिए, x माना क्या था, x था हमारे पास बेस, तो बेस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, हाई डिस्टेंस कभी, कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो x की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 12, ये हमारी करेक्ट आंसर है। तो यानी कि बेस हमने x माना था, तो बेस आ गया 12 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी था, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में ना, हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो ए बी हमने x माना था, तो ये आ गया ए बी, हमारा जो बेस था वो आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। अब ए सी यानी कि एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। बेस हमारा कितना आ गया, यानी कि बेस जो था ए बी था। अब ए सी निकालना है, यानी कि एल्टीट्यूड कितना है, 12 माइनस 7, इसमें से 7 माइनस कर देंगे, 12 माइनस 7 कितना होता है, 12 माइनस 7 होता है हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए सी हो गया, ठीक है, ए सी। तो ये दोनों आंसर हमारे निकले, ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें निकालनी थी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है इसके साथ, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के और वाले पार्ट की, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, ओ सॉरी, हाँ 23rd या 23rd, ये 23rd है कि 24th है, मैं तो क्वेश्चन भी भूल गया, हाँ 24th क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन का ही और पार्ट है, ठीक है, 24th क्वेश्चन का ही क्या है, और वाला पार्ट है, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट के नेचर निकालने, और तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए पहले, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ साफ लिख लेते हैं हम। यहाँ पर 3x², ठीक है, -4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन की हमें रूट्स बताने, इसकी नेचर का रूट्स बताना है, ठीक है, सॉरी रूट्स का नेचर बताना है कि रूट्स कैसे होंगे। तो रूट्स का नेचर बताने के लिए मैंने कल भी बताया था, क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, जिसको डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन देख रही है आपको, इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, a का मतलब होता है x² का कोएफिशिएंट यानी कि 3 है, और b की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट 4√3 नहीं है, -4√3 होगा, कितना होगा, माइनस, क्योंकि साइन भी चाहिए हमें, साइन वैल्यू पता होना चाहिए। और c यानी कि कांस्टेंट कितना है, 4 है। तो बस सारी वैल्यूज इसमें उठा के रख देनी है हमें, ठीक है, सारी वैल्यूज रख देनी है। तो d की वैल्यू आ गई b² यानी कि b कितना है, b हमारे पास ये रहा 4√3 -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर, -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है,
-4√3 का होल स्क्वायर -4ac 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 3 है और सी कितना है 4 है। -4√3 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 3 जा 48, तो ये बन रहा है 48 और ये बन रहा है 4 3 12, 12 4 जा 48, 48 48 कितना आता है 0 आता है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। अब डी की वैल्यू जब 0 होती है, टी इक्वल टू 0 होता है तो कैसे होते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, इसका मतलब है नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे, ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल होंगे और दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। अब वो कह रहा है अगर रूट्स रियल हैं तो निकालो उनको, तो उनको क्या करना है, निकालना भी हमें, ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को जरा मैं ध्यान से इसको पीछे साइड लिख लेता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं 3x² - 4√3x कितना है, यहाँ लिख लेते हैं 3x² - 4√3x + 4 = 0, इतना हमें दिया, ठीक है। तो इसके रूट्स भी निकालने हैं। अब बीच में √3 है तो इसका मतलब इसमें अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी, इसलिए एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x = होता है -b ± √b² - 4ac / 2a, ये याद होना चाहिए, ठीक है अच्छे से। हाँ, तो बात करते हैं x = कितना आ जाएगा, -b की वैल्यू हमने वहाँ लिखी थी -b की वैल्यू कितनी है, ये है -4√3 है पूरी, और एक माइनस साइन पहले से यहाँ लगा हुआ है, तो -4√3 दो बार माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस रूट, और ये रूट के अंदर आपको क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए जरा, b² - 4ac क्या लिखा हुआ है, b² - 4ac, यही तो डिस्क्रिमिनेंट था हमारा, यही तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कितना होता है, b² - 4ac होता है। d = भी कितना होता है, b² - 4ac ही तो होता है, और d की वैल्यू हमारी कितनी आई 0 आई थी, तो इसका मतलब b² - 4ac कितना होगा 0 ही होगा। तो यहाँ से हम सीधे इसको 0 रख सकते हैं, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और 2 × a, 2a है और a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये आ जाएगा 2 × 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्वल टू माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, +4√3 आएगा, कितना आएगा +4√3 / 2 × 3, ये 6 हो गया, ठीक है, 2 3 जा 6। नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4√3/6 आ रही है, तो 2 से कितने 2 2 4 और 2 3 जा 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ रही है 2√3/3। तो इक्वल रूट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स की तो ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू नहीं आई, दो वैल्यू आई है, क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए एक ही दिख रही है। ये इक्वल रूट्स आर 2√3/3 एंड 2√3/3, ये दो वैल्यूज आ गई हमारी, ये दो रूट्स आ गए हमारे इस इक्वेशन के, ठीक है। इस इक्वेशन के हमारे क्या आ गए, दो रूट्स आ गए, ये वाली जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स आ गए। और नेचर भी हमने चेक कर लिया, नेचर कैसा आया था, इक्वल रूट का आया था, और दोनों रूट्स क्या आए, इक्वल आए, कितना आए 2√3/3, 2√3/3, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का, बहुत आसानी से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। 25th अब आ गई हमारे स्टैटिस्टिक्स, क्या आ गई स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए मीन, मोड और मीडियन तीनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तीनों के ही फॉर्मूले आपको एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से। अब बात करते हैं इसमें, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें मीडियन निकालना है, जो भी डाटा दिया है हमें उसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो एक तो क्लास इंटरवल दी हुई है और क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, बस यही दोनों तो चाहिए। एक काम करते हैं, इसको नए टेबल में आते हैं क्योंकि यहाँ पर तो बना नहीं पाएंगे ना। तो क्लास इंटरवल सबसे पहले लिखते हैं, क्लास इंटरवल, तो सी आई, क्लास इंटरवल को मैंने सी आई लिख दिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, ठीक है। इतना ही आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है, 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100, ठीक है, 100 तक है, 20 से लेके 100 तक, ठीक है। तो यहाँ जरा देखिएगा 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ठीक है, इतना है। इसको डैश 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 इसका आगे भी लिखना पड़ेगा। हाँ, 20 से 30 40 50 60 70
80, 90 और 100, ठीक है। ये f को थोड़ा हम दूर बनाए, ये f तो बहुत नज़दीक हो गया, हाँ ठीक है। हाँ, इसमें खींचते हैं एक लाइन, पीछे क्या खींचते हैं, इसकी एक लाइन खींचते हैं बीच में, ये रहा, ठीक है। अब करते हैं f की वैल्यू, f की वैल्यू क्या क्या दे रखी है उसको ज़रा देखते हैं। f की वैल्यू दे रखी है हमारी 4, 12, 14, 16, 4, 12, 14, 16, ठीक है। 4, 12, 14, 16, ठीक है। 4, 12, 14, 16, 20, 16, 10, 8, 20, 16, 10, 8, 20, 16, 10 और 8, 0, 8 या 8, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी। अब मीडियन अगर हमें निकालना है, मीडियन के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक CF, एक और टेबल बनानी पड़ेगी CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बहुत आसान है। इस जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिखिए, इसी की मदद से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यानी कि पहला वाला तो सेम होता है, जैसा फ्रीक्वेंसी है वैसा ही CF होगा, ठीक है, बराबर होगा। अब क्या करना है, हमें जो भी हमारा CF आते जाएगा उसको नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से ऐड करते जाना है। क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। जैसे 4 + 12, तो 4 + 12 कितना होता है, 16 होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बस आपको ऐसे ऐड करते जाना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 4 + 12 कितना हो जाएगा, 16 होगा। अब इस 16 को ऐड कर देंगे किससे, 14 से, इस 14 से। तो 16 + 14, 16 + 14 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 30, कितना हो जाएगा, 30, 30 + 16, 30 + 16 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, 46 + 20 क्या आ जाएगा, 66, 66 + 16, 66 अगर 66 में प्लस करें 16 कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 82, 82, 82 + 10 ये आ जाएगा 92, और 92 + 8 ये कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 100, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एक n भी चाहिए। n क्या होता है, n होता है इस पूरे f, ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, 100 ही आएगा। ये जो लास्ट CF आता है ना, CF की लास्ट वैल्यू आती है, वही क्या होता है, हमारा सारे फ्रीक्वेंसी का सम भी होता है। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 100। तो हमें n/2 चाहिए, क्या चाहिए, n/2, 100/2, तो कितना आ जाएगा, 50। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है। n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 50। अब हमें क्या चाहिए, एक मीडियन क्लास चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। मीडियन क्लास के बिना तो निकल ही नहीं सकता ना मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास देखिए, मीडियन क्लास से निकलता है जो n/2 आया है ना हमारा, n/2 50, इस 50 से जस्ट ज़्यादा, 50 से जस्ट ज़्यादा CF ढूंढना है आपको। 50 से जस्ट ज़्यादा CF कौन है, ये 66 है। कौन है, ये 66 है, क्योंकि 46 तो इससे कम हो जाएगा। तो 50 जो n/2 से जस्ट ज़्यादा कौन है, ये है हमारा, कौन है, 66। तो इस 66 वाली पूरी टेबल को हमें क्या करना है, बॉक्स में डाल देना है। इसको पूरे को क्या डाल देना है, बॉक्स में डाल देना है। तो इसमें जो ये 60 और 70 बन रहा है, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। क्या हो गई, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गई 60 से 70, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। और जब साथ में ये फ्रीक्वेंसी में, ये जो फ्रीक्वेंसी में ये क्या बन जाएगा, f, इसको कहेंगे f, इसको क्या कहते हैं, f कहते हैं। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 20। f की वैल्यू कितनी हो गई, 20। f की वैल्यू कितनी हो गई, 20। और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स बनाया, ये जो 66 आया है, इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला CF वाली टेबल में अगर देखते हैं, CF वाली टेबल में जस्ट ये बॉक्स से जस्ट ऊपर वाला, इसको कहते हैं CF, इसको कहते हैं CF। ये किसकी वैल्यू देता है, CF की वैल्यू। CF की वैल्यू कितनी आई है, 46, 46 है कि 44, हाँ 46 है। तो 46 है, ये 46 है। इतनी वैल्यूज, इतनी सारी वैल्यूज आपको चाहिए। और h की वैल्यू चाहिए। h का मतलब क्या होता है, हमारा क्लास इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल में गैप कितना है, क्लास इंटरवल में गैप कितने का, 20 से 30 है। 20 से 30 के बीच में गैप कितना होता है, 10। सब में 10-10 का गैप होना चाहिए, ठीक है। सब में 10-10 का गैप है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारे हमारे वैल्यूज चाहिए। अब लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगले पेज में लिखते हैं, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, अच्छे से ध्यान से आपको पता होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। ये जो मीडियन क्लास आई है ना, मीडियन क्लास क्या आई है, मीडियन क्लास, ये जो मीडियन क्लास आई है, इसमें जो ये लोअर जो छोटी वाली लिमिट है,
ये होती है एल। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है उसको कहते हैं एल। एल की वैल्यू कितनी है 60, तो इसकी जगह पर 60 लिखा प्लस n/2। n/2 हम फर्स्ट में निकाल चुके थे, कितना आया था 50 आया था, ये रहा 50, कितना आया था 50, तो n/2 हमारे पास कितना है 50 है। सी एफ अभी हमने लिखा था, सी एफ कितना था हमारे पास 46, सी एफ कितना है 46 है, सी एफ की वैल्यू 46 लिखी, सी एफ की वैल्यू कितनी है 46, और एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू हमारे पास 20, एफ की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। तो एफ की जगह पे लिखा 20 और एच की वैल्यू कितनी है 10 है। तो 10 से 20 को काटा 2 टाइम्स, 10 से 20 को काट दिया 2 टाइम्स, तो ये बचा 60 प्लस और 50 माइनस 46, 50 माइनस 46 कितना था 4, 4 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, तो इस 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये बचा कितना, ये आ गया हमारे पास 60 प्लस 2, यानी कि कितना आ गया 62। तो हमारा मीडियन जो आ रहा है, मीडियन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, मीडियन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 62 आ रहा है, कितना आ रहा है 62। और एक चीज़ मैं अगर बताऊं आपको, चेक करना है कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है, तो वो ध्यान रखिए, जो मीडियन क्लास हमने निकाली थी ना, क्या निकाली थी मीडियन क्लास, जो हमारा मीडियन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मीडियन क्लास के बीच में ही आना चाहिए। मीडियन क्लास क्या थी हमारी 60 से 70 थी, तो हमारा मीडियन कितना आ रहा है, मीडियन हमारा आ रहा है 62, जो कि ठीक है, इसी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, यानी 60 से 70 के बीच में ही आ रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है, मीडियन क्या है बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट है, ठीक। तो ये हमारा 25th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 25th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 26th क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू ये इंटरेस्ट नहीं है, इंटरसेक्ट है, क्या है इंटरसेक्ट, इसको ये थोड़ा गलत छपा हुआ है, इंटरसेक्ट क्या है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, एक ट्राइंगल है सबसे पहले तो हमारे पास, क्या है एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया ए बी सी, क्या दे दिया ए बी सी। अभी कह रहा है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के क्या हो पैरेलल हो, एंड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, एक साइड के तो पैरेलल हो लेकिन बाकी दो साइड को क्या कर रही हो कट करते हुए जा रही हो। तो मैं कुछ एक ऐसी लाइन खींच दिया, मैंने डी ई लाइन खींच दी, जो कि क्या कर रही है दो साइड को तो क्या कर रही है कट कर रही है डी और ई पर, और बी सी के क्या है पैरेलल है, यानी कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके बी सी के, डी पैरेलल है किसके बी सी के। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो डी ई लाइन है, ये जो बाइसेक्ट कर रही है, जिन दो लाइन को बाइसेक्ट कर रही है वो क्या कर रही है बराबर रेशियो में क्या कर रही है, इनको डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है बराबर रेशियो में, यानी कि मुझे प्रूव करना है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया था ये क्या होता है, ठीक है। ये कुछ सुना सा अगर आपको लग रहा होगा तो ये हमारे पास है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या कहते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, अब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं वो नहीं पता मुझे, वो आप एनसीईआरटी में देखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बीपीटी कहा जाता है, या फिर कभी कभी इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, और क्या 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 कहा जाता है इसको थेल्स थ्योरम। तो वही आपको यहाँ पर प्रूव करना है, बस उसको एक क्वेश्चन की तरह दे दिया है, क्या दे दिया क्वेश्चन बना के दे दिया, उसको क्या दे दिया एक क्वेश्चन बना के दे दिया, क्वेश्चन बना के दे दिया। तो इसको आपको क्या करना है प्रूव करना है, तो इसको प्रूफ मैं अभी कराऊंगा नहीं क्योंकि मैं करा चुका हूँ पहले, ठीक है, क्या मैं इसको प्रूव करा चुका हूँ, ठीक है। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाता था इस चैनल पे, उसमें मैंने अच्छे से बहुत ही डिटेल में इसको क्या कराया है प्रूव कराया हुआ है, तो आपको लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है, इसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने उसको समझा हुआ है, बहुत डिटेल में, बहुत एकदम पूरा आधा एक घंटा लेके मैंने पूरी अच्छे से बीपीटी में जितने अच्छा हो सकता है उतना अच्छा समझाया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को उसमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी सारी वीडियो, ठीक है। एक तो आपको बीपीटी ध्यान रखना है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, उसी ट्राइंगल चैप्टर में एक तो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, एक दूसरी थ्योरम है उसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बीपीटी का ठीक उसका क्या है कन्वर्स है, उसका उल्टा है, ठीक है। जैसे बीपीटी कहती है, बीपीटी में हमें रेशियो क्या करना, रेशियो फाइंड करना पड़ता है, लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी और उसको कोई एक दो लाइन कट कर रही है जो कि
ठीक है, दो लाइन इस तरीके से कट कर रही है, ये जो लाइन है ये इस तरीके से कट कर रही है ताकि हमारा रेशियो क्या है, बराबर है। रेशियो क्या है, बराबर है, कि दिया हुआ है रेशियो क्या होता है, बराबर है। अगर कहता है अगर एक लाइन है डी ई, वो इस तरीके से ट्रायंगल के दो साइड को कट कर रही है कि वो बराबर रेशियो आ रहा है, तो ये जो लाइन होगी हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमें जो कन्वर्स और पीपीटी में क्या करना पड़ता है, पैरेलल प्रूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पैरेलल प्रूव करना पड़ता है। बीपीटी में क्या होता है, पैरेलल हमें दिया होता है और हमें रेशियो प्रूव करना होता है, लेकिन कन्वर्स और बीपीटी में हमें रेशियो दिया होता है, पैरेलल प्रूव करना पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे को कन्वर्ज हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप स्टार 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 बना लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कन्वर्ज ऑफ पीपीटी ये भी मैंने प्रूव कराई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 26 वाला आप देख लीजिएगा पक्का, ठीक है। ये सीबीएसई वालों के लिए भी है, यूके बोर्ड वालों के लिए भी है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। उसका थ्योरम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 27 है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, लेकिन और है तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और वाला पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो पढ़ते हैं इसको अच्छे से। और क्वेश्चन आपको कौन से चैप्टर का है, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म, ठीक है, अब एक वेसल है, वेसल मतलब बर्तन होता है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा होगा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, वेसल मतलब क्या होता है, बर्तन होता है, ठीक है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा उल्टा कोन, या हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु, उल्टा कोन, जैसे आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम जैसा, ये रहा एक बर्तन है जो कि किस शेप का है, इन्वर्टेड कोन, इस टाइप का है, उल्टा कोन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है। एंड द रेडियस ऑफ इस टॉप, ठीक है, जो इसकी टॉप का रेडियस है, ये जो टॉप में सर्कल बना हुआ है ना, इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, ये जो है पानी से भरा हुआ है, क्या है, पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा ऊपर तक बिल्कुल छलक रहा है इसमें पानी, ठीक है, यहाँ तक क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अप टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब वही हुआ, ठीक है, पूरा यहाँ पर तक, जहाँ पर तक इसका किनारा है वहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, ब्रिम तक भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ 1/4, सॉरी, व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, ठीक है, एक लेड शॉट मतलब छोटे छोटे गोले डालने, ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है शीशे की कुछ गोलियां, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है शीशे की कुछ गोलियां, ठीक है, हाँ, तो गोले जैसे, ठीक है, छोटे छोटे क्या है, गोले, ठीक है, छोटे छोटे क्या है, गोले, इस टाइप के ऐसे गोले डाले में, इसके अंदर बहुत सारे क्या क्या डाल दिए हमने, गोले डाल दिए, क्या डाल दिए, गोले डाल दिए, ठीक है। अब वो पता नहीं है कितने डाले में, तो बहुत सारे गोले इसमें डाल दिए, ठीक है, ठीक है। क्या अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विच इज रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब ये जो गोले हैं ये किस शेप के, स्फीयर शेप के, इनकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, इनकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द, ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब इसमें जो पानी था, इसके अंदर हमने कुछ गोले डाल दिए, अब ये पानी तो इसमें फुल भरा हुआ था, ठीक है, अब इसमें से पानी क्या हो गया, कुछ बाहर निकल गया, कुछ क्या कर दिया, पानी बाहर निकल गया, कितना पानी बाहर निकल गया, 1/4, यानी कि इस कोन का जितना भी वॉल्यूम है उसके 1/4, उसका 1/4 क्या हो गया, पानी बाहर निकल गया। तो हमें पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, हमने उसके अंदर कितनी लेड शॉट या कितनी ये गोलियां डाली हुई हैं, ये जो स्फीयर गोलियां हैं वो कितनी डाली हुई हैं, हमें वो पता करना है, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं बताऊं, ठीक है, यहाँ देखिएगा, एक चीज़ मैं बताऊं, तो एक कोन है हमारे पास अगर, ठीक है, इस कोन में अगर पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, ठीक है, तो इसमें पानी कितना भरा होगा, ठीक है, जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर ही इसमें क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। अब इसमें हमने जितना कुछ गोले डाल दी, क्या डाल दी, गोले डाल दी, क्या डाल दी, गोले या स्फीयर जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ये लेड शॉट्स, इंग्लिश में क्या रखे, लेड शॉट डाल रखे हैं, इसमें क्या डाले हमने, इसमें कुछ लेड शॉट डाल दिए। तो इन सारे लेड शॉट, इन सारे गोलों का जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या आ जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा, जितना पानी बाहर आएगा, जितना पानी इसमें से बाहर आया है, जैसे 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस कोन में जितना पानी था उसका 1/4 जो है बाहर आ गया।
अब जितना पानी बाहर आया है उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर गया होगा, ठीक है, तभी तो उतना पानी बाहर आया ना। तो यानी कि जितने भी इसके अंदर हमने ये स्फीयर डाले हुए हैं, जितने भी हमने इसमें गोले डाले हुए हैं, जितने भी हमने लेड शॉट्स डाले हुए हैं, उन सब का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, जितना भी पानी बाहर निकला है उसी के बराबर होगा, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, आखिर उस कोन के अंदर वाटर था कितना, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है, पता नहीं है तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखा मैंने, पाई की जगह पे मैं पाई रहने दे रहा हूँ, कुछ मैं पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं, पाई की वैल्यू तो हमेशा मैं लास्ट में ही पुट करता हूँ, ठीक है। जब मुझे पता है कि बहुत काम करना है अभी तो पाई की वैल्यू में लास्ट में ही पुट करना है, ठीक है। आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रही हुई थी, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है। और हाइट कितनी दी है, 8 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 1/3 आ गया इंटू पाई आ गया और 25 इंटू 8। अब 25 इंटू 8 कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। 25 इंटू 8 कितना होता है, 200। तो ये 200 पाई आ गया अपॉन 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इतना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इतना ही होगा, उसके अंदर जितना कोन का वॉल्यूम है उतना ही उसके अंदर पानी भरा होगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक, तो ये हमें बाद में काम आएगा, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, इसको हमने क्या डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। लेड शॉट यानी कि छोटे छोटे गोले हैं, उनका उसमें से एक का वॉल्यूम निकालना है हमें, सिर्फ कितनी, किसका, एक का। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, लेड शॉट मतलब वो जो गोले गोले हैं, ठीक है। अब लेड शॉट किस शेप के हैं, स्फीयर शेप के हैं, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो 4/3 पाई की जगह मैं यहाँ पर भी पाई रहने दे रहा हूँ, और आर उनकी रेडियस कितनी दे रखी है, 0.5 दी हुई है, कितनी दी है, 0.5, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 0.0, हाँ 0.5 यार, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप पॉइंट से दूर जाना चाहते हैं, पॉइंट से दूर जाना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन बना लीजिए, उसको क्या बना दीजिए, फ्रैक्शन। तो अगर आपको पता हो 0.5 का मतलब होता है आधा, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, कितना होता है, 1/2। तो 0.5 की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, इतना समझते हैं आप। 0.5 का मतलब कितना होता है, 1/2 ही तो होता है। अगर 1/2 में निकालूं तो 1/2 को कितना आएगा, 0.5 ही तो आएगा। तो 0.5 की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंट कैलकुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, पॉइंट से दूर जाना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन बना दीजिए, तो ये 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो अब आसान हो गया, इस 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, बिल्कुल, ठीक है। अब ऊपर बचा कितना, ऊपर कितना बचा है, एक सब गायब हो गया, कितना बचा है, सिर्फ पाई बचा है, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 आ गया, तो पाई अपॉन 6 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, एक जो गोला है उसकी जो हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गया, वो कितना आ गया, पाई/6 आ गया, कितना आ गया, पाई/6 आ गया, ठीक है, पाई/6 आ गया। लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट, ठीक है, अच्छा लेट, पहले एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, ठीक है। हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, कोन के अंदर जो वाटर था वो कितना था, 200 पाई अपॉन 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब मैंने अभी निकाला था ना। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है जो पानी उसमें से बाहर निकल गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो पानी बाहर निकल चुका है, हमने उसमें लेट शॉट डाला, हमने उसमें गोली डाले, तो कुछ गोली डालने से पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो कितना पानी बाहर निकला वो हमें दिया हुआ था 1/4, जितना उसमें पानी था उसका 1/4, यानी कि 1/4 इंटू 200 पाई अपॉन 3, इतना पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, 4 से 200 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 से 20 यानी 50 आ गया। तो 50 पाई अपॉन 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम क्या आ गया, बाहर निकल गया, इतना वॉल्यूम क्या हो गया, बाहर निकल गया हमारा, ठीक है।
इतना वॉल्यूम क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम बाहर निकल गया। ठीक है, एक लेट शॉट की हमने वैल्यू निकाली थी, एक लेट शॉट की हमने क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकाला था। हम मान लेते हैं लेट एन लेट शॉट्स, एन लेट शॉट्स आर, एन लेट शॉट आर ड्रॉप्ड इन वेसल। तो हमने मान लिया उस वेसल में, उस बर्तन में हमने कितने लेट शॉट डाले, एन डाले, कितने एन 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 लेट शॉट डाले, हमें यही निकालना, एन की वैल्यू निकालनी ना हमें, कितने लेट शॉट उसमें डाले थे हमने, मैंने लेट मान लिया, मैंने मान लिया उसमें कितने डाले, एन डाले या एक्स वाले वाई, कुछ भी आप मान सकते हैं अपनी तरफ से, आप मान लीजिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एन लेट शॉट्स, तो उन सबके सब एन के एन लेट शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, एक लेट शॉट का वॉल्यूम कितना आया था, अभी हमने निकाला था, कहाँ गया, ये रहा। एक लेट शॉट का जो वॉल्यूम आया था वो कितना आया था, पाई/6 आया था। कितना आया था, पाई/6 आया था। तो एन लेट शॉट का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन इंटू पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, तो यानी कि एन लेट शॉट, जितने हमने उसमें लेट शॉट डाले उसका वॉल्यूम कितना है, एन इंटू पाई/6 आ गया। ठीक है, एन इंटू पाई/6 आ गया, और उसमें से जो पानी निकला, उसमें जो वाटर जो बाहर निकल गया, उसका वॉल्यूम कितना आ गया, 50 पाई/3। अब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि बराबर क्यों होंगे बराबर, क्योंकि जितने उसमें वॉल्यूम गया, जितना उसमें वॉल्यूम गया और जितना उसमें से वॉल्यूम निकला, वो क्या होंगे, बराबर ही होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ एन लेट शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ एन लेट शॉट, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है, यानी कि एन लेट शॉट, यानी कि एन लेट शॉट का जो वॉल्यूम है, यानी कि कितना है, एन इंटू कितना आया था हमारा, मैं भूल गया, एन इंटू पाई/6, एन इंटू पाई/6, एन इंटू पाई/6 इज इक्वल टू होगा किसके, जो हमारा वॉल्यूम पानी बाहर निकल गया था, कितना आया था, 50 पाई/3, 50 पाई/3 के बराबर होगा। ठीक है, ये मैं इक्वल टू क्यों कर रहा हूँ इसमें, हाँ, इक्वल टू 50 पाई/3। ठीक है, 50 पाई/3। देखिए, अब ये पाई से पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ी नहीं। अब ये 6 क्या यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई 6 इंटू 50, 6 इंटू 50 अपॉन कितना आ गया, 3। अब 3 से क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो एन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एन इक्वल्स टू 2 इंटू 50 आ गया, तो एन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 100। ठीक है, एन की वैल्यू 100 आ गई, यानी कि नंबर ऑफ लेट शॉट्स, नंबर ऑफ लेट शॉट्स यानी कि नंबर ऑफ गोलेज जो भी हमें निकालने थे वो कितने हैं, 100। तो उसमें हमने कितने लेट शॉट्स डाले होंगे, 100 लेट शॉट्स डाले होंगे। ठीक है, उस वेसल में, ताकि हमारा 1/4 पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन अब बात करते हैं हम लास्ट, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर का। ठीक है, और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी क्या, और वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में फ़र्क समझना पहले तो। ये हमारा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर मतलब है इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये ऊपर के जो ये सर्कल दिख रहे हैं, ये दोनों सर्कल, एक ये ऊपर वाला सर्कल है, ये नीचे वाला सर्कल, इन सर्कल में कुछ नहीं है, ये खोखले हैं, ये खाली हैं। ये क्या है, खाली है। हमारे पास क्या है, सिर्फ ये एक, हमारे पास क्या है, ये चारों तरफ ये बस ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल पाइप, जो पाइप होता है ना जिससे हम पानी डालते हैं, ठीक है, वो पाइप क्या है, हॉलो सिलेंडर है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली अब चारों तरफ उसमें पाइप लगा हुआ है, उसके अंदर जो है वो कुछ नहीं है, वो हॉलो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉलो सिलेंडर। और अगर सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल चाहिए तो सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल हो सकता है पेंसिल। जो नई पेंसिल खरीदते हैं ना हम, नई पेंसिल कैसी होती है, एकदम ये होती है, सिलेंडर शेप की होती है, और उसके अंदर कुछ खाली नहीं होता है, उसके अंदर भी पूरा भरा होता है। वो क्या होता है, भरा होता है। ठीक है, ऊपर भी सर्कल भरा होता है, नीचे भी सर्कल। तो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर। तो पहले तो आपको सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये है हमारे पास एक, ठीक है, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर इसकी क्या हाइट है। और डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना, 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, 1.4
सेंटीमीटर, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, इसी हाइट की एक कोनिकल कैविटी यानी कि इसी में से एक कोन हमने बाहर निकाल दिया। इसमें से उठ के हमने क्या निकाल दिया, एक कोन क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। यानी कि इसमें से हमने एक कोन क्या निकाल दिया, इस कोन को काट काट के क्या निकाल दिया, इसमें से बाहर निकाल दिया, ठीक है। कोन को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसी की हाइट का, सेम हाइट के बराबर, ठीक है, उसी की हाइट के बराबर का हमने कोन क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये आगे कह रहे हैं सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, उसी डायमीटर का और उसी हाइट का हमने हॉलोड आउट उसमें से निकाल दिया, उसमें से कुरेद के उसमें से क्या करते हैं, एक कोन को बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये जो बच गया है, अभी कुछ हमने ये क्या हो गया, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, बच गया, ये सब क्या है, बच गया। तो इसी का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। सरफेस एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। कोई भी शेप हो, ठीक है, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया या क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जितना भी आपको उसका एरिया आप टच कर पा रहे हैं, आप छू पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, वो सब क्या होता है, उसका सरफेस एरिया होता है, उसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। जितना भी एरिया किसी भी शेप का आप क्या कर रहे हैं, छू पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या टच कर पा रहे हैं, वो सब क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। तो इस फिगर को मैं जरा यहाँ पर एक अच्छे से बना रहा हूँ। हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, हाँ, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी देखिए 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास क्या है, हाइट है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, एक कोन निकाल लिया है, इसमें से एक हमने क्या निकाल लिया, कोन निकाल लिया बाहर, ठीक है। एक कोन को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये कोन को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या, ठीक है, बचा क्या क्या है, सिलेंडर की ये जो देखिए ये किनारे वाले पार्ट, ठीक है, मैं येलो से बनाता हूँ इसको, ये बचा है हमारे पास, ये सिलेंडर के चारों तरफ का ये बचा हुआ है ना, सिलेंडर के चारों तरफ तो बचा ही होगा, हमने खाली बीच में से निकाला है ना, ठीक है। सिलेंडर के चारों तरफ यानी कि CSA, सिलेंडर का CSA निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, एक तो ये निकालना पड़ेगा हमें, प्लस इसमें प्लस करना पड़ेगा, और नीचे का सर्कल भी बचा हुआ है, क्योंकि नीचे का सर्कल तो निकला नहीं ना, ऊपर का सर्कल निकल गया, ऊपर का सर्कल क्या हुआ, वो निकल गया, लेकिन नीचे का सर्कल तो बचा ही हुआ है। तो एरिया ऑफ बेस, इसको कहते हैं एरिया ऑफ बेस, बेस मतलब नीचे वाला जो सर्कल है उसका एरिया निकालना है, प्लस एरिया ऑफ सॉरी CSA ऑफ, प्लस CSA ऑफ कोन। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कोन तो निकल गया, तो इसमें हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, CSA को ऐड क्यों कर रहे हैं, कोन भले ही निकल गया हो, लेकिन अब हमें, मैंने क्या कहा, सरफेस एरिया क्या होता है, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी सरफेस एरिया, जो भी सरफेस आपको दिख रहा है, जो भी सरफेस आप छू पा रहे हैं, वो सरफेस एरिया कैलकुलेट होता है, ठीक है, वो सब सरफेस एरिया। अब यहाँ देखिए, ये जो हमें वाइट दिख रहा है, वाइट हमारा कोन है, अब आपने इसमें से कोन निकाल दिया, तो ये कोन का सरफेस एरिया ये भी तो एक्स्ट्रा हो गया ना इसमें, ये भी तो एक्स्ट्रा निकल गया इसमें, ये भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हम सरफेस एरिया क्या होता है, जितना भी हम देख पा रहे हैं, जितना भी छू पा रहे हैं, वो सारा सरफेस एरिया है। तो अब ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर पहले सिर्फ यहाँ पर सर्कल था, यहाँ पर क्या था, सर्कल बंद था, ये तो बंद था, तो अंदर कुछ नहीं था, तो अंदर का हम देख नहीं सकते, तो अंदर का निकालने की जरूरत थी नहीं सरफेस एरिया। लेकिन अब हमने जब इसमें से कोन निकाल दिया, तो ये कोन, ये सरफेस एरिया में क्या हो गया, विजिबल हो गया, ये देखने लग गया, तो यानी कि ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि ये सरफेस एरिया भी हमें तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहले हमें CSA ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा, और CSA ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं CSA ऑफ सिलेंडर की, क्या करते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर से, CSA ऑफ सिलेंडर से, CSA ऑफ सिलेंडर से शुरुआत करते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH, 2πRH, ठीक है। तो 2 इंटू पाई, पाई को अभी पाई रहने देते हैं, ठीक है। आर देखिएगा, रेडियस हमें 1.4 दी है, रेडियस कितनी दी है, 1.4, वो सॉरी डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि रेडियस क्या होती है, हाफ होती है डायमीटर की। तो आर कितना है, 0.7 है इंटू एच कितना है हमारे पास, 2.4 दिया हुआ है, कितना है 2.4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं, इसको मैं बस ऐसे लिख लेता हूँ, 2 इंटू पाई इंटू 0.7 इंटू 2.4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया CSA ऑफ सिलेंडर। इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी बहुत हमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है तो कुछ कॉमन हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। ठीक है, बाद में चल के पता चलेगा। एरिया ऑफ बेस का एरिया निकालना है, 3 चीज़ें निकालनी है ना, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस मतलब बेस क्या है, उसका सिलेंड्रिकल बेस है, कैसा है, सर्कल। एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस मतलब ये जो येलो वाला नीचे दिख रहा है ना, ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई रहने दो, आर स्क्वायर यानी कि 0.7 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी इतना ही रहने दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ बेस भी निकल गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ, अच्छा देखिए, एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, जो कि हमें नहीं दे रही है, जो कि हमें नहीं दी हुई है, तो हमें निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट पहले निकालते हैं, तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे, CSA निकाल पाएंगे कोन का। ठीक है, तो स्लैंट हाइट एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आप ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल इज हो गया एच स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट जितनी सर्कल की हाइट, वो जितनी सिलेंडर की हाइट उतनी कोन की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट 2.4 थी, तो 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस कितना है 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एल इज हो गया बड़ा सा रूट 2.4 यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो 2.4 का कितना हो जाएगा, 5.76 हो जाएगा। ठीक है, 0.7 का स्क्वायर, बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, 4.9 लिख के आता है। 0.7 का स्क्वायर जो होगा 0.49 होगा। ठीक है, कितना होगा, 0.49 ना कि 4.9 होगा। ठीक है, इसको समझिएगा। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 6.25। तो आप, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है स्क्वायर रूट का, तो आपको याद होगा 625, अगर पॉइंट नहीं है तो 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो 6.25 का रूट हो जाएगा कितना, 2.5, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट अगर हमारा निकल चुका है तो हम CSA निकाल सकते हैं। तो CSA ऑफ कोन पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 है, एल की वैल्यू कितनी आई है 2.5 आई है। कितनी आई है 2.5 आई है। तो इतना क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो अब निकालते हैं बस सरफेस एरिया, SA का मतलब है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड जो बच गया उसमें सॉलिड, उन सबका सरफेस एरिया निकालना है। तो तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को क्या कर देना है, ऐड। सबसे पहले हमारा क्या आया था, CSA ऑफ सिलेंडर कितना आया था, CSA ऑफ सिलेंडर आया था ये, ध्यान से देखिए क्या आया था, 2 इंटू पाई इंटू 0.7 इंटू 2.4। ठीक है, इसको वहाँ लिखते हैं, कितना आया था, 2 इंटू पाई इंटू 0.7 इंटू 2.4। ठीक है, इतना आया था। इसको एक ब्रैकेट में डाला, प्लस नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस कर रहे हैं एरिया ऑफ बेस का एरिया। ठीक है, कितना आया था बेस का एरिया, आया था हमारे पास ये पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर, पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर, पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर, ये आएगा। प्लस तीसरी चीज एरिया ऑफ कोन कितना है, ये रहा, पाई इंटू 0.7 इंटू 0.25, पाई इंटू 0.7 इंटू 2.5। ठीक है, इतना आ गया। अब इन सब में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन है सब में, 0.7 भी कॉमन है सब में। ठीक है, तो 0.7 पाई, ये तो क्या आ गया, कॉमन आ गया। बचा कितना, ऊपर कितना बचा है, 2 इंटू 24, कितना बचा है, 2 और 24 बचा है ना, तो 2 इंटू 24 बचा है। प्लस दूसरे वाले में 0.7 का स्क्वायर था, एक 0.7 बाहर आ गया, तो एक 0.7 अंदर बचा हुआ है, तो एक 0.7 प्लस बचा हुआ है इसमें, प्लस, और यहाँ से क्या बचा है, 2.5 बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0.7 पाई, ये तो बाहर आ चुका है,
ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा 2 इंटू 2.4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 4 जाए 2 2 4 4.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 बचा था यहाँ पर और यहाँ पर था 2.5। ठीक है, अब बस इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, इन तीनों को आप ऐड कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस ये सबको ऐड करके हमारे पास आता है 8.0। 8.0 का मतलब खाली 8 ही हुआ, 8.0 का मतलब 8 ही हुआ। अब एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू रख लेते हैं, 22/7 है इंटू 8 को हम 8 ही लिखते हैं। इस 7 से 0.7 कट जाएगा, 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.1। तो 0.1 इंटू 22 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आता है। कितना आता है 176। तो 176 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा 17.6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग वुड है, जो रिमेनिंग सॉलिड बचा हुआ है, कोन को निकालने के बाद जो उसमें सिलेंडर में बचा हुआ है, जितना भी सरफेस बचा हुआ है, वो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि उसका जो करीब है, पॉइंट में नहीं निकालना है मैं, जो उसके करीब जो आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर अप्रॉक्स में लिखना चाहें, अप्रॉक्समेटली इसको हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 17.6 के जो सबसे करीब क्या होता है 18, तो इसको हम अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो ये उत्तराखंड बोर्ड का भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। CBSE बोर्ड का मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड का भी हमारा आज हो गया, सैंपल पेपर कंप्लीट हो चुका है। CBSE बोर्ड का जो सैंपल पेपर था वो भी मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, पहले मैं करा चुका हूँ। अब मैं क्या कराने वाला हूँ, अब उसको देखिएगा। ठीक, हमारी जो NCERT है, NCERT बुक है, ठीक है, उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर, आई थिंक 13 चैप्टर ही है ना, या थोड़े आगे पीछे होंगे। तो 13 चैप्टर हैं। अब उन उन सारे एक चैप्टरों को, हर चैप्टर को मैं एक रिवीजन के तौर पे उन सारे चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जिनका भी रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है, जिन्होंने थोड़ा सा अगर पढ़ाई में थोड़ी कमी कर रखी है, तो थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको इतना बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि हर चैप्टर में आखिर क्या क्या होता है, उसमें मैं तरीका बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हमारे उसमें पढ़ने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, और कुछ हर चैप्टर में से कुछ, हर टॉपिक का मैं कुछ क्वेश्चन कराते जाऊंगा और कुछ मैं होमवर्क भी देते जाऊंगा। ठीक है, होमवर्क वाले क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा चलने वाला है कब से, ट्यूसडे से। ठीक है, अब कल मंडे को, अब ये जो है मंडे को हमारी ये वीडियो आएगी। ठीक है, ये दोनों हमारी जो यूके बोर्ड वाला जो सैंपल पेपर है, ये आपको आएगा मंडे को। ठीक है, मंडे को आएगा। ठीक है, अब ट्यूसडे से हमारी ये जो चैप्टर है, ये जो 13 चैप्टर हैं, ये शुरू हो जाएंगे हमारे ट्यूसडे से। ठीक है, किसी दिन हमारे 2 चैप्टर भी आ जाएंगे, किसी दिन, ठीक है, किसी दिन 1 ही चैप्टर आएगा, किसी दिन 2 चैप्टर भी आ जाएंगे। अगर छोटे चैप्टर होंगे तो किसी दिन 2 चैप्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप, ठीक है, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप ये बिल्कुल रिवीजन के तौर पे आप देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सैंपल पेपर, उत्तराखंड बोर्ड का भी सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में, हम NCERT की जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको एक रिवीजन के तौर पे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू हमारा। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा अगर कोई आपका 10th में पढ़ता है कोई स्टूडेंट। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत उस पर एक वीडियो बना दूंगा। भले ही उसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, चाहे कुछ भी बनाऊँ, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप कुछ टॉपिक पूछेंगे तो उसको डिटेल में मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।